हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाठशाला में। दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत और आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं मैथ्स की स्पेशल सेशन के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथ्स का इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग 4 लेक्चर हो चुका है और ये आज का 5वां क्लास होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, वो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक होने वाला, आज की वीडियो में 2 टॉपिक मैं आज लेकर के आया हूँ, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि निर्देशांक, ज्यामिति और सांख्यिकी। तो आज हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला और कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से मेंशन नहीं रहता आपके सिलेबस में, बट 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और स्टैटिक्स से तो आते ही आते हैं, सांख्यिकी से। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बच्चा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है डिस्टेंस फार्मूला पूछ लिए जाते हैं, यानी कि दूरी सूत्र, 2 पॉइंट के बीच के दूरी या फिर मध्य बिंदु। ये 2 फेमस क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट में पूछना रहता है, तो एक एक नंबर में ये दोनों हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला बोलें यानी कि दूरी सूत्र, हिंदी में बोलें तो दूरी सूत्र। 2 बिंदु के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, एक ये हो गया और एक कौन सा हो गया, बी हो गया। ये पॉइंट हम मान लिए x1, y1, पहला पॉइंट है तो 1 लगा दिए, तो x1, y1, और दूसरा पॉइंट है x2, y2। ठीक है, कोई भी पॉइंट लिखते हैं हम तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आता है और उसके बाद क्या आता है, कॉमा दे के y। पॉइंट 2 पॉइंट ये लिखे हैं, कॉमा लगा के 2। अगर आपका यहाँ पे मिल गया 2 पॉइंट तो यानी कि 2D है, यानी कि x और y क्या है, केवल और केवल ये वाई एक्सिस हो गया, ये कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस में जो भी कहीं भी पॉइंट आपका मिल जाए एक्स और वाई एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट जो भी लाई करता है तो वो एक्स वाई एक्सिस में लाई करेगा, यानी 2 डायमेंशनल पॉइंट होगा। 3D का बात हो जाता है तो एक जेड एक्सिस भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड बन जाता है, बट ये 2D में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को आता है यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को लिखा जाता है x, y के कोऑर्डिनेट में, तो इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है x1, y1 पहला पॉइंट, और दूसरा कौन सा हो गया, x2, y2। ठीक है, तो डिस्टेंस हम a और b के बीच की दूरी को d से एज्यूम कर दिया हूँ, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। x का x में से घटाएंगे और y वाला y में से घटाएंगे। ठीक है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देना है आपको, और बीच में प्लस आता है, देन y का कोऑर्डिनेट यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया फॉर्मूला आपका, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो दूरी अगर फार्मूला आपका पूछा जाए, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए आ जाए, तो सीधे फार्मूला लगा देना है आपको, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं देखते हैं। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु की बात करें, मध्य बिंदु मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें, यानी कि 2 पॉइंट दिया रहेगा आपको और उसके बीच का पॉइंट आपसे निकलवा लेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, तो यहाँ पे आपका p एक एज्यूम कर लिया हूँ मैंने मिड पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू हो जाता है भैया x1 प्लस x2 बटे में 2, यानी कि x का कोऑर्डिनेट को x के साथ ऐड करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, मिड में है यानी कि आधा है ना, तो x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा लगा करके y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये बीच वाला हमारा पॉइंट निकल जाता है। तो ये दोनों
थ्योरम्स जो है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला वाला और एक मिड पॉइंट वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, 2 पॉइंट के बीच की मिड पॉइंट निकालना है, 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसके बीच का पॉइंट पूछ लेगा। तो क्या करना है, एक्स का एक्स के साथ ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड करके कॉमा लगा के फिर वाई का वाई के साथ ऐड करके और नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मिड पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बोलें तो विभाजन सूत्र, डिवीजन फार्मूला। ठीक है, 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन बोला जाता है यानी कि अंतः विभाजन, और दूसरे को बाह्य विभाजन बोलें तो एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो पहला हमारा है इंटरनल डिवीजन के बारे में। देखिए, इंटरनल डिवीजन में हमेशा की तरह मैं वहीं 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 एज्यूम किया हूँ। 2 पॉइंट a और b है और उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और x2, y2। ठीक है, बीच का पॉइंट यहाँ पे एक कोई पॉइंट p है x, y, जो कि इस पॉइंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m:n रेशियो, यानी कि m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या पूछता है, यहाँ पे इंटरनली डिवाइड किया है और एक एक्सटर्नल आ जाता है, यानी एक्सटर्नल जब आएगा कब, जब यहाँ पे कोई बाहर डिवाइड कर दे पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटरनल का बात कर रहे हैं, देन उसके बाद एक्सटर्नल का बात करेंगे। तो देखिए, इंटरनल में x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जो भी पॉइंट डिवाइड किया है तो m का x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले m का किसके साथ, x2 के साथ, m का x2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस n को x1 के साथ, n को किसके साथ, x1 के साथ, यानी पहले x आएगा, ये px, y है, पहले x का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ, देन फिर अपन y के लिए चलेंगे। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, जो m है पहले m को लेना है, m का साथ x2 में मल्टीप्लिकेशन और n का x1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई जो पॉइंट है जिस रेशियो में डिवाइड किया उसको सम कर देंगे, यानी कि m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली y के लिए लिखेंगे तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हो जाता है इंटरनल डिवीजन, यानी कि अगर कोई पॉइंट अंतः विभाजन करे। अब चलते हैं बाह्य विभाजन के लिए, यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन सिमिलरली इसी तरह से होगा फ्रेंड्स, जैसे बताए थे आपको क्या कि अगर ये जो P पॉइंट है, मिड पॉइंट, यहाँ पे जो इंटरनली कोई डिवाइड मिड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ एग्जैक्ट मिड में भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। और ये डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। ठीक है, m/n में इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अब एक्सटर्नल अगर डिवाइड करेगा तो इसी लाइन के पॉइंट कहाँ लाई कर जाएगा, कहीं बाहर हो जाएगा, यहाँ पे P पॉइंट लाई कर दे या फिर इस साइड लाई कर जाए। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, इसके लिए देखिए एक्सटर्नल के लिए कैसे हो लिख देते हैं, केवल और केवल यहाँ पे चेंज आएगा, क्या, माइनस का आ जाता है। ठीक है, चीज़ वहीं रहेगी, फार्मूला सेम रहेगा। x का कोऑर्डिनेट आप जब लिखेंगे तो mx2 माइनस का nx1 और डिवाइडेड बाई m-n। तो इंटरनल में अगर अंदर आए तो प्लस और बाहर जाए तो माइनस, ऐसे याद रखिए। अगर अंदर आए तो कोऑर्डिनेट में वहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे भी माइनस, और अगर बाहर जाए अगर अंदर जाए तो क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, बाहर के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। तो एक्सटर्नल डिवीजन में सेम फार्मूला, बट चिन्ह जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। इसी तरह y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन हो गया हमारा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं लाइन के बारे में, हम स्लोप निकालने के लिए देखते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो ढाल, प्रवणता, जो भी आप बोल लो हिंदी में वो बोला जाता है। तो हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्लोप अब देखते हैं हम कि ढाल किसी लाइन के लिए निकालते कैसे। देखिए, पहला लाइन का इक्वेशन जो है हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c है। y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस c। ये लाइन का इक्वेशन है जहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। इसी को tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से अगर इक्वेशन लाइन हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। देखिए स्लोप इसका भी वहीं m से ही डिनोट करेंगे, स्लोप को हमेशा m से डिनोट करते हैं या फिर tan थीटा बोल दीजिए। तो इस तरह की इक्वेशन के लिए अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो उसमें क्या होता है कि माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y निगेटिव साइन के साथ। दैट इज़ यहाँ पे देखिएगा x के कोफिशिएंट जो है क्या है बच्चा a है और y का कोफिशिएंट क्या है b है। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट a डिवाइडेड बाई b, ये जो होता है स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि जो x के साथ आपका रहेगा उसको लिख दीजिएगा ऊपर और नीचे y के साथ और चिन्ह जो है माइनस लगाइएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा स्लोप इज इक्वल टू माइनस टाइम x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर कोई लाइन जो 2 पॉइंट है, ठीक है, अ लाइन हैविंग 2 पॉइंट आर गिवन, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट जो दिया हो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। देखिए ये कोई लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, लाइन दिया है और उसके साथ क्या है पॉइंट है। पहला पॉइंट पी x1 y1, दूसरा है पी x2 y2 q। ठीक है, पी क्यू एक लाइन है, क्या है पी क्यू, याद रखिएगा पी क्यू एक क्या हो जाएगा लाइन है। तो अगर पी क्यू आपको लाइन दिया है और उसका पॉइंट दिया हो तो स्लोप निकालते कैसे हैं। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, पहले y आएगा। ध्यान रखिएगा अगर पॉइंट दिया हो, 2 पॉइंट दिया हो, स्लोप पूछ ले तो क्या करेंगे बच्चा y2 माइनस y1 पहले ऊपर y वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे में डिवाइड कर देंगे x2 माइनस x1 से। तो स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कब, जब 2 पॉइंट दिया हो तब। कोई भी लाइन 2 पॉइंट उसके कंटेंट करता हो और उसका स्लोप अगर निकालना हो तब ये लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसको ज़रा देखते हैं, आइएगा। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि रेखा का समीकरण। देखिए पहला हमारा इसमें है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जब 2 पॉइंट आपका गिवन हो कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि दिए गए रेखा का समीकरण जब 2 पॉइंट हमारा दिया गया हो तो इक्वेशन क्या होगा। देखिएगा पहला पॉइंट हमारा a x1 y1 और दूसरा क्या हो जाएगा b है y x2 y2। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसी को लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू, अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि जब कोई भी लाइन जब 2 पॉइंट उस पर गिवन हो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं कि उसका y वाला कोऑर्डिनेट को ऊपर सब्ट्रैक्ट करके नीचे x का, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो ये 2 पॉइंट अगर दिया हो तो लाइन का समीकरण यानी मतलब रेखा का समीकरण लिखना यानी कि लाइन का इक्वेशन है कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसी को m के जगह पे क्या लिख दिया गया है, m का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो ये आप याद रखना इक्वेशन ऑफ लाइन कब, जब 2 पॉइंट दिया हो तब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर कोई पॉइंट दिया है ऊपर और वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए एक पॉइंट P है, लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी और यहाँ से इसका डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर d से एज्यूम किया हूँ। ठीक है, तो d इज इक्वल टू निकालेंगे कैसे, a जो यहाँ पे लाइन में x का कोफिशिएंट है a और उसके साथ पॉइंट, अगर देखिए क्या होता है कंसेप्ट इसमें ज़रा समझिएगा कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो वो
पॉइंट इस लाइन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या कर देंगे आप, पुट कर देंगे, यानी कि x1 y1 को क्या कर देना रहता है आपको, लाइन के इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है, यानी कि लंबवत दूरी। किसी भी लाइन पे अगर कोई पॉइंट दिया हो ऊपर, वहाँ से अगर डिस्टेंस लाइन तक के बीच की दूरी निकालना हो तो वही करेंगे कि जो पॉइंट दिया है वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो उसी में पुट कर दीजिए और नीचे में उसका x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पैरेलल और परपेंडिकुलर पे एक कंडीशन होता है जिस पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे दो लाइन आपका दिया गया हो, पहला लाइन की इक्वेशन है और ये दूसरा लाइन। पहला लाइन है जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और इसका स्लोप भी गिवन हो, स्लोप मान लीजिए m1 मैं लिया हूँ। ठीक है, दूसरा लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और उसका स्लोप m2 है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है, दो तरह के कंडीशन होते हैं। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, इफ़ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन स्लोप विल बी इक्वल, तब स्लोप क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, यानी कि m1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, m2 कर देंगे। ठीक है, m1 और m2 अभी निकालना आपको बताया गया कैसे निकालते हैं। अगर लाइन दिया हो बच्चा तो उसका अगर स्लोप निकालना है तो क्या कर देते हैं, माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, ये स्लोप उसका इक्वल होता है। ठीक है, कब, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा और हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, कोई इसमें अननोन दे देगा आपका तो उसमें k की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है, देखिएगा। जैसे कोई इक्वेशन है कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और एक इक्वेशन हो जाएगा kx प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन दे दिया और बोल दिया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, किसका, k की। तो k की वैल्यू दोनों का स्लोप इक्वल कर दीजिए, बस क्या हो जाएगा, पहले लाइन का अगर स्लोप की बात करें बच्चा तो क्या हो जाएगा, माइनस x का कोफिशिएंट 2 है और y का कितना है, 3 है, इज इक्वल टू, अगर दूसरे लाइन का इक्वेशन की बात करें स्लोप का, तो दूसरा लाइन में क्या हो जाएगा, x का k है माइनस k डिवाइडेड बाई y का क्या है, 6। तो यहाँ से k की वैल्यू आसानी से माइनस को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से आपका 3 2 जा 6, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ऐसे आपका इस पर क्वेश्चन आता है, दो इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा, k का वैल्यू निकलवा लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन इसमें क्या करता है देख लीजिए, कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, इफ़ बोथ द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप विल बी इक्वल टू द -1। क्या होता है कि दोनों स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर कर दीजिएगा, कब, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिया हो तब। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सॉल्यूशन। अब लाइन का इक्वेशन देखते हैं कैसे निकालते हैं उसका सॉल्यूशन किसी भी लाइन का। तो कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो लाइन की इक्वेशन दिया है, दो तरह की तीन कंडीशन इसमें बनेगी। तीन कंडीशन देखिएगा क्या क्या हो सकती है। देखिए अगर पहला है कि इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, सबसे पहले आपको दो लाइन दिया गया है तो क्या करेंगे आप, दोनों में a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये पर्सनली कैलकुलेट करके आप रख लीजिए। ठीक है, रख लीजिएगा। उसके बाद चेक करिएगा कि पहला कंडीशन होता है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो अद्वितीय हल होगा।
ठीक है, कंडीशन पूछता है कि 2 लाइन दे देगा, पूछेगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे पता लगाएंगे कि जब A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन है कि A1/A2 अगर बराबर है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा मीन्स दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी बच्चा, क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा कंडीशन होता है कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और बराबर हो जाए C1/C2 के, यानी तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, तब इस लाइन का अनंत हल होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम सॉल्यूशन उस समय नहीं निकाल सकेंगे, बस केवल और केवल फर्स्ट केस में ही हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी लाइन का 2 लाइन अगर दिया हो तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी ये दोनों केस, एक में सॉल्यूशन नहीं होता और एक में अनंत हल होता है। तो इनफाइनाइट किसने देखा है आज तक, है ना, अनंत हल होते हैं तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है क्या, कि 2 लाइन अगर दी हुई है तो सबसे पहले उसका कोफिशिएंट्स को डिवाइड करके रेशियो देख लीजिएगा, उसके बाद कंपेयर करना शुरू करना कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के कि नहीं है, फिर C1/C2 से आपस में कंपैरिजन करके ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रख के सॉल्व कर लेंगे आसानी से चुटकियों में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, एरिया देखते हैं किसी ट्रायंगल का अगर तीनों कोऑर्डिनेट गिवन हो तो। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देख रहे हैं हम, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल कब, यदि तीनों कोऑर्डिनेट त्रिभुज के दिया गया हो तो। ये भी आता है क्वेश्चन, कैसे निकालते हैं। एक ABC एक ट्रायंगल है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बीच में जो है क्या है, सेंट्रॉइड या सेंटर कह लीजिए इसका। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट देख लीजिए, B x1 y1, C x2 y2 और A x3 y3 मैंने जूम किया है। तो ट्रायंगल का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ पहला कोऑर्डिनेट यानी कि x1 अगर लेंगे तो फिर क्या करना है, y2 - y3, सबसे पहले x1 आएगा, देन क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाता है, सब्ट्रैक्शन हमेशा y वाला में होगा बीच में। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन x के साथ, तो पहला अगर x1 लिए तो 2 और 3 आएगा, y में के कौन सा आएगा, 2 और 3, यानी कि y2 - y3 मल्टीप्लिकेशन में हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस, अब x1 ले लिए तो x2 लेंगे, तो x2 लेंगे तो 2 ले लिया, यानी कि 3 और 1 लेंगे y वाला, तो y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है, तो इसका मैंने ट्रिक भी बता दिया कि कैसे, अगर 1 लिए हैं तो 2 और 3 y वाला लेंगे। ठीक है, अगर 2 आपने लिया है तो 3 और 1, सिमिलरली अगर 3 लिए तो 1 और 2 सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे निकलेगा कब, जब तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो तब। ठीक है, अगर सेंटर अगर पूछ लिया जाए कि सेंटर को कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, x का तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड, y का तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड, यानी कि x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो ये सेंट्रोइड हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि एक आपको आपका x और y एक्सिस दिया है और उसमें आपका एक लाइन दे दिया है। लाइन कौन सा है, ax + by + c = 0। तो इस लाइन से जो ट्रायंगल का भाग बन रहा है, ट्रायंगुलर पार्ट, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगुलर पार्ट हो रहा है वो क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है लाइन का, उसका सी वाला पार्ट यानी कि c² डिवाइडेड बाई 2ab, यानी कि 2x का कोऑर्डिनेट इंटू y का कोऑर्डिनेट, ये हो जाता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि किसी लाइन से x और y एक्सिस पे अगर किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उससे जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप बनता है उसका अगर एरिया पूछे तो क्या करना है कि c² डिवाइडेड बाई 2ab कर देना है। 2ab यानी कि x और y कोऑर्डिनेट, x और y का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट डिस्कशन रहा। इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आपको मोटा मोटी 8-10 कॉन्सेप्ट मैं बताया, इतना आप ध्यान रखेंगे तो
कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो स्टैटिक्स में बेसिकली आप देखे होंगे क्वेश्चन जो आता है मीन, मीडियन और मोड यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक पे ही पूछा जाता है। तो उसी को मैंने डिस्कस किया। और एक क्या आ जाता है कि कोई डेटा दिया है उसका आप रेंज पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमारा इसमें कवर होगा, मीन, मीडियन एंड मोड। इसके फॉर्मूला को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं किसी भी गिवन डेटा का रेंज कैसे निकालेंगे। जैसे कोई फ्रेंड्स आपके लिए डेटा अगर दे दे कि 2, 3, 4, 6, 5, 9, ठीक है, इस तरह से कुछ डेटा दे दिया है आपका, तो कैसे रेंज निकालते हैं। 1, 2 सपोज कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दिया हो। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट यानी कि जहाँ पिक वैल्यू जहाँ हायर तक गया है डेटा और उसमें से लोअर लिमिट को घटा देंगे। यानी कि अगर इसका बात करें तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1 से 9 तक के लिए 9 - 1 यानी कि 8, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 8। रेंज इसका क्या हो जाएगा 8। तो क्या करना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, उसी से हमारा डेटा का रेंज आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा मीन यानी कि माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, ये तो पहले से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि माध्य क्या होता है, किसी डेटा का ऊपर सम कर देते हैं और नीचे काउंट करके वो डेटा लिख देते हैं। यानी कि सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू मीन। यानी मीन इज इक्वल टू माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डाटा का योग और डाटा की संख्या। कोई भी आपका डेटा दिया हो, कुछ भी 1 + 2 + 3 ऐड कर दीजिए, 4, 5 डॉट डॉट जहाँ तक दिया हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 डेटा हो गया, पाँचों का सम और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। एवरेज और माध्य एक ही तरह के होते हैं, यानी कि औसत और माध्य इसी तरह से सिमिलरली कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मीडियन के बारे में। मीडियन यानी कि माध्यिका। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन माध्यिका क्या होता है, जब भी माध्यिका दिया रहेगा उसी तरह आपको डेटा आएगा, डेटा का आपको माध्यिका कैलकुलेट करना रहेगा। तो माध्यिका में फ्रेंड्स याद रखना कि कोई भी आपको गिवन डेटा हो तो सबसे पहले उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या करिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा बढ़ते क्रम में। जैसे आपको दिया रहेगा, मान लीजिए कि 1, 3, 2, 5, 4, 6 ऐसे दे दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सजान के लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटा आएगा, उससे बड़ा 1 के बाद 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6। इस तरह से आपको क्या करना रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना रहेगा डेटा को। देन अगर उसके बाद डेटा की संख्या अगर ऑड हो, अगर डेटा की संख्या ऑड हो यानी काउंट करने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज़ द इवन नंबर। अगर ऑड हो, मान लीजिए सपोज करिए कि 5 तक ही डेटा हो, तो क्या हो जाता है, मीडियन कैसे निकालते हैं कि n + 1/2 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड पद, तीसरा पद हो जाएगा। यानी अगर 5 तक की बात करते तो इसका जो माध्यिका होता है वो कौन सा हो जाता, 3 हो जाता है ना, क्योंकि बीच वाला हो जाता है मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होता है, मिड पार्ट ही देखते हैं माध्यिका में भी बेसिकली। तो कैसे निकालते हैं, अगर डेटा ऑड हो तो जितना नंबर ऑफ डेटा + 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा, 2वां पद जो ले लीजिएगा वही हो जाएगा माध्यिका। यानी कि मीडियन n + 1/2वां पद कब, जब n डेटा दिया हो और n क्या हो, ऑड नंबर में हो। और अगर इवन दे दिया हो तो इवन दे दिया हो यानी कि 6 तक पूरा कंप्लीट ले लीजिए, तो क्या हो जाता है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। जैसे 6 है तो 6/2 यानी कि तीसरा पद लीजिएगा और प्लस 3 + 1 यानी कि 4, तीसरा पद और चौथा पद डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7/2। ठीक है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद यहाँ से 3 है और चौथा पद 4 है, तो 7/2 यानी कि बोले तो 3.5 हो जाएगा इसका माध्यिका। यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। वैसे भी देखिएगा तो 1, 2, 3 इधर से और 1, 2, 3 इधर से, तो इसका मिड पार्ट क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में 3.5 ही तो होगा। ठीक है, तो माध्यिका यहाँ से प्रूफ भी हो गई। तो यही 2 केस बनता है। अगर मीडियन में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि कोई भी डेटा हो तो सबसे पहले एक बार दिमाग यहीं पे गलत होता है कि लोग देखते नहीं है, जो भी डेटा दिया हो ऐसे ही गिने और तुरंत लगा दिए।
तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और देन उसके बाद आपको अगर गिनिए और डेटा अगर ऑड नंबर में हो तो क्या करिएगा कि जितना नंबर है उसमें एक जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए और वहीं पद ले लीजिएगा। और इवन हो तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। तो ये दोनों आपको माध्यिका के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला इसमें देख लेते हैं। और बहुलक में आपको याद रखना है क्या होता है बहुलक। अगर किसी भी डेटा के लिए, एक बार बहुलक के लिए कोई तो फार्मूला नहीं होता है। बहुलक मतलब याद रखिएगा मोड उसको बोलते हैं। बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। तो बहुलक में क्या होता है कि जो बार बार आए, कोई भी डेटा में अगर जो बार बार आए, जैसे 1 दे दिया, 2 3 3 4 4, ठीक है, फिर 5 5 ऐसे दे दिया, तो बहुलक यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस डेटा में आपको कौन सा ज़्यादा बार दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, 3 बार आया है, बाकी 3 2 ही बार आया है, 4 तो 1 ही बार, बाकी 1 1 बार। तो बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आए, बहुलक माने बार बार जो आए, तो सबसे ज़्यादा बार 5 आया है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों कंप्लीट हो गया। तीनों में एक रिलेशन होता है, उसको ज़रा देख लीजिए, उसके बाद हमारा चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, इस पे आता है। जैसे मोड इज इक्वल टू क्या होता है, एक रिलेशन 3 इंटू मीडियन यानी कि 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन, ये एक रिलेशन होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इस पे आता है कि कोई अगर आपको 2 दे दिया और 1 पूछ लेगा, जिसका कोई दे दिया कि डेटा का माध्य इतना है और बहुलक उसका दे दिया इतना है यानी कि मोड, देन फाइंड द मीडियन। तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा तो तुरंत आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये लिखा गया है कि मोड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 मीन है और 3 मीडियन है, तो इसमें क्या कर लिए आप, 3 मीडियन यहाँ से बना लिए, 3 मीन तो 3 कॉमन हो जाएगा और मीन माइनस मीडियन, और यहाँ पे 1 मीन एक्स्ट्रा हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मीन है, ठीक है, तो 1 मीन तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करके क्या होता है ना कि कभी कभी मीन और मीडियन का डिफरेंस भी दे देता है, तो तब ये फार्मूला काम में आ जाती है। तो इसी में आपको ब्रेक करके ये पार्ट बना लेना है। तो ये 2 फार्मूला आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, अगर रिलेशन पे भी आता है तो, ठीक है। वैसे तीसरा अगर सिंप्लीफाई और करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कुछ कि मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2/3 मीन माइनस मोड, ठीक है। सारा मेन फार्मूला आपका यही है, इसी से आपको ये दोनों फार्मूलाज क्या होंगे, सिंप्लीफाई होकर आए हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन याद रखिएगा, चूँकि अगर ये डिफरेंस वाला दे देता है केस कभी कभी, तो इसमें भी ये अप्लाई हो जाता है, इसलिए आपको तीनों फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए एक है रिलेशन, हम लोग देखते हैं मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फार्मूला रूट अंडर वेरिएंस। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। तो वही हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। देखिए ना, सिग्मा स्क्वायर रूट में से बाहर निकल के कितना आ जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं तो सिग्मा आ गया। तो वही होता है रिलेशन, याद रखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस। कभी कभी बस एक ही क्वेश्चन आता है, किसी भी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, देन फाइंड द वेरिएंस, एक नंबर में, ठीक है। अगर इस तरह से रिलेशन में आपको ये भी, अगर आपको मीन और मीडियन गिवन हो नंबर ऑफ डेटा के फॉर्म में दे दिया, तब आप वेरिएंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला लगाइएगा। कैसे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, एक्स जो है डेटा होगा, जितने डेटा दिया हुआ तो उसका, और माइनस एक्स बार मीडियन, सॉरी एक्स बार क्या होता है, मीन यानी कि माध्य कैलकुलेट होगा, दोनों का मोड लेकर के स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा, n। तो एक्स बार मीन हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, जो भी हमारा गिवन डेटा है, ठीक है वो, और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला यूज़ होगा कब, जब आपका कोई डेटा दे करके वेरिएंस पूछ ले, ठीक है। और एक डायरेक्ट रिलेशन पे जो आता है फार्मूला, रिलेशन पे जो क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो
ये रही आज की क्लास। कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उम्मीद करूँगा कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर देना फ्रेंड्स, और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, आपका जो भी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हो स्टडी वाला, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। इससे अगर आपको रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हूँ कि सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के कुछ और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली को ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं। बाबा, जय हिंद, जय भारत।